डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिजिक्स इंटरमीडिएट की जो फिजिक्स है जिसमें आपका लेसन है 4 जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए। जो भी इसमें से एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है, मैं उन सारे क्वेश्चन को टच करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की। देखिए, चालक क्या होता है? सही है तक? चालक वह पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह संभव है, या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। इसके बाद आता है कुचालक, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं आनी चाहिए, फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये इसका बेस है। अब है कुचालक। ये पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। चालक समझ में आया होगा, चालक क्या होता है? तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें हम चालक कहते हैं, जैसे चांदी है, तांबा है, लोहा है आदि। दूसरा अचालक। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। अब जैसे प्लास्टिक है तो ये कुचालक में आता है। अब बात करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। देखिए, वैद्युत धारिता क्या होती है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करें। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसका विभव जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो जो उसकी आवेश है, इसका मतलब आवेश विभव के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। आप कह सकते हैं, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है, ठीक है। माना Q आवेश देने पर विभव जो वृद्धि है, विभव वृद्धि B है। मान ले रहे हैं किसी चालक को Q आवेश दिया गया तो उसके विभव में B की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू B, यानी Q जो है वो B के अनुक्रमानुपाती होता है। जब कोई अनुक्रमानुपाती कोई चिन्ह हटाया जाता है तो वहां एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम C के नाम से जानते हैं, लेकिन C एक नियतांक है। C एक क्या है? नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, ठीक है। अब आप चाहें एक प्रकार से, एक सिंपल तरीके से समझा सकते हैं आप इसको। जब किसी वैद्युत धारिता क्या होता है, जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ने लगता है, यानी विभव में वृद्धि होने लगती है। और अगर मान ले कि कोई Q आवेश दिया तो उसके विभव में वृद्धि हो गई, तो जो Q है वो B की प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अर्थात जब कोई ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट C एक नियतांक जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अब धारिता की परिभाषा मैं आपको, ये तो उसके विषय में आपने लिखवा दिया, अब बात हो रही है आपसे परिभाषा से। अगर यहाँ C निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q/B। मैंने बताया है
कि फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते। तो यहां लिखेंगे किसी चालक को कोई आवेश देने पर उसके वेग में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि हो जाए तो उस आवेश और उस वेग वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या लिखेंगे हिंदी में? यदि किसी चालक को कोई आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि हो जाए तो उस आवेश और उस विभव वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। फिर नई लाइन से लिखाएंगे, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। माना किसी चालक को कोई क्यू आवेश दिया जाता है और उसके विभव में बी की वृद्धि हो जाती है तो सी बराबर क्यू बटे बी। अब बात करेंगे मात्रक की। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है फेरेड। क्या होता है? फेरेड। इसका मात्रक कोई पूछे तो क्या होता है? फेरेड होता है। ठीक है, तो या इसका मात्रक भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। मात्रक क्या होता है? फेरेड। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में आ जाए कि धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। अर्थात किसी चालक को माना कोई क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि बी हो जाती है तो बी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इज प्रोपोर्शनल टू बी। और जब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट सी आता। सी एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अब सी बराबर निकालेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, उसमें उसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी चालक को कोई आवेश दिया जाए और उसके विभव में कोई वृद्धि हो, जो उसके विभव में वृद्धि हो तो उस आवेश और उस विभव वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं। यह माना किसी चालक को कोई क्यू आवेश दिया जाता है और उसके विभव में वृद्धि बी हो जाती है तो सी बराबर क्यू बटे बी। इसका मात्रक फेरेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए विलगित गोलीय चालक क्या होता है, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा आपसे करते हैं। माना कोई एक प्रकार से गोला है, इसे कोई अगर आवेश दिया जाए तो यह आवेश इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। माना इसकी त्रिज्या ए है। क्या मान लिया आपने? ए। और अब इसके जब कोई विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अगर आपसे सवाल आता है तो आप थोड़ा हिंदी में इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, उस पर लिख देंगे। यदि जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वह उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इस गोलीय चालक को इस प्रकार रखा जाता है कि इसके कोई समीप कोई दूसरा चालक ना हो। इसलिए इसको विलगित गोलीय चालक भी कह सकते हैं आप, कहा जाता है। ऐसे करके लिख लें आप। तो माना एक गोला है जिसकी त्रिज्या ए है। जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये आवेश इस पर समान रूप से फैल जाता है या समान रूप से वितरित हो जाता है। और इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर आवेश ज्ञात करने के लिए ये मान लेते हैं कि ये आवेश इस गोले के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये आवेश इसके केंद्र ओ पर स्थित है। तो बिंदु ए पर विभव, इतनी आप परिभाषा लिखेंगे, ये आपको जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी आप ले सकते हैं अगर ज़्यादा कोशिश करें। वैसे यहाँ तक ठीक है, यहाँ आप ले लें कि डेफिनेशन तो मतलब उसकी जो थ्योरी लिखेंगे, विलगीय आपको आ सकता है कि विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आप लिखेंगे माना कोई एक ये त्रिज्या का कोई गोला है जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश देने पर ये आवेश उस पर उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ये इस प्रकार का चालक है, इसके पास समीप कोई दूसरा चालक नहीं है।
तो जब इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर आवेश ज्ञात करना होता है तो इस प्लस क्यू आवेश को इसके केंद्र पर होना मान लिया जाता है। तो इसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर बिंदु A पर वैद्युत या विभव लिख लें तो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, R की जगह A हो जाएगा। ठीक है। अब माना चालक की धारिता C है तो C बराबर होता है Q/B। अब Q तो यहाँ है और B की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के सब ऊपर चला जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। यदि आप ये भी कह सकते हैं कि, और मात्रक तो आपको मालूम है फैराड होता है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो जब कोई परावैद्युत पदार्थ, तो जब कोई होगा माध्यम तो C के बराबर लिख लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू E। ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कभी कभार क्या होता है कि इस पर कभी कभी ये भी हो जाता है कि इस पर जो है C और C के में रिलेशन आपको आ जाता है। अब रिलेशन को कैसे निकाला जाए तो यहां पर चलते हैं। C के बराबर है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। यहाँ आपको दिख रहा है इस वाली वैल्यू का नाम K छोड़ दें यहाँ तक तो ये KC हो जाएगा, या यहाँ पर C0 कर सकते। C0 क्या है? वायु या निर्वात पे धारिता है। इसके ऊपर आपको अधिकतर क्या होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि यदि किसी वायु में धारिता C इतनी है, अगर इस माध्यम में कोई पदार्थ रख दिया जाए, यानी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाए। तो यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो कार्य करना पड़ता है। ठीक है। इसी कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। जब किसी चालक को आवेशित करना होगा तो उस आवेशित चालक को आवेशित करने के कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य को हम चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए, माना किसी
चालक का विभव शून्य है, शून्य है। इसको, इस चालक को Q आवेश देने पर, आवेश देने पर विभव B हो जाता है। क्या मान लिया? विभव B हो जाता है। तो औसत विभव क्या लिखेंगे हम? औसत विभव, पहले 0 था, अब B है। औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा B/2। अब देखिए, जो कार होता है, कार बराबर होता है BQ। तो क्यूब माने आवेश, आवेश गुणा औसत विभव, औसत विभव। आवेश Q है और गुणा में हो जाएगा B/2। और मैंने बताया था Q बराबर CB होता है, तो इसकी जगह आप CB लिख सकते हैं और B यहाँ है और बटे 2, यानी कि इसे, और W बराबर हम U कर सकते हैं, इसलिए ऊर्जा बराबर होता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 12CB²। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का। अब अगला टॉपिक है कि दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण। माना कोई दो आवेश हैं ये, और यहाँ ये दूसरा आवेश है। माना इस चालक की धारता C1 है, इसकी धारता C2 है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इस पे आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है। जब इन्हें किसी पतले तार से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है, और ये तब तक बहता है जब तक कि दोनों चालकों पर आवेश समान नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब बात ये, अगर कोई पूछ लेता है आपसे कि भैया ये बताइए कि, हाँ, तो यहाँ चाहे आप लिख सकते हो आवेशों का पुनः वितरण। आवेशों का क्या हेडिंग रहेगी? पुनर्वितरण कर लें, पुनर्वितरण होता है, वितरण। अब देखें, यहां थोड़ी सी हिंदी आप लिख लेंगे। माना दो चालक हैं, एक ए है और एक बी है। दो चालक हैं ए और बी, जिनकी धारता C1/C2 है, विभव V1/V2 है तथा आवेश Q1/Q2 है। ठीक है, जब इन चालकों को एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है, और ये तब तक बहता है जब तक के दोनों चालकों पर आवेश समान नहीं हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही? इतनी हिंदी समझ में आ गई? क्या लिखेंगे कि माना दो आवेश, दो चालक ए और बी हैं, जिनकी धारता C1/C2 तथा विभव V1/V2 हैं, तथा इन पर आवेश Q1/Q2 हैं। जब इनको किसी एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इन पर आवेश जो है वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर बहने लगता है, और ये तब तक बहता है जब तक दोनों चालकों पर विभव समान नहीं हो जाता। आवेश समान नहीं होता है, विभव समान नहीं हो जाता। इतनी आप हिंदी बना सकते हैं। तो देखिए, माना उभयनिष्ठ विभव, माना उभयनिष्ठ विभव, विभव B है। जब ये तार से जोड़ देते हैं तो ये जब इन पे विभव BB हो जाएगा तब तक ये आवेश इससे उस पर चलेगा। तो B बराबर हो जाएगा कुल आवेश, कुल आवेश बटे कुल धारता।
कुल धारिता। अब ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। ये इनका क्या हो गया भाई, मान लीजिए आवेश इससे, जैसे इस पे 10 है, इस पे मान लीजिए 8, इससे इस पे चला तो आवेश इससे इस पे आएगा या इससे इस पे आएगा, किसी पे जाएगा, लेकिन आवेश तो उतना ही रहेगा। जब आवेश एक दूसरे, तो कुल आवेश तो Q1 प्लस Q2 रहेगा भाई, बढ़े या घटे, इस पे बढ़ जाए इस पे घट जाए तो आवेश तो कुल वही रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका कुल आवेश का, कुल उभयनिष्ठ विभव का। इसको आप कर सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला आपका उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से नोट कर लें, फिर से समझ लें। माना कोई दो चालक हैं ए और बी, जिन पे आवेश Q1 व Q2, जिनकी धारिता C1 व C2 का विभव V1 व V2। जब इन्हें किसी पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो इन पे आवेश उच्च विभव वाले, या ऐसे कर लें, इसमें ए जो चालक है उसका विभव ज्यादा है बी की अपेक्षा। जब इन्हें किसी चालक तार से जोड़ दिया जाएगा तो इनमें आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगेगा। ये तब तक बहेगा जब तक कि दोनों चालकों पर आवेश समान नहीं हो जाता। तो अब देखिए, माना इन पर उभयनिष्ठ आवेश B है, तो उभयनिष्ठ निकालना है, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो चाहे जैसे इस पे मान लीजिए 20 है, इस पे 10 है, अगर इस पे मान लीजिए 5 आ गया तो 15 रह गया, या 2 आ गया तो इस पे 12, इस पे 18 रहेगा, टोटल नहीं रहेगा। दोनों की धारिता जोड़ के भी यही रहेगी। तो B बराबर क्या, Q बटे C होता है, तो कुल आवेश बटे कुल धारिता, यानी ये, या फिर हम आपको इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, माना पुनः माना पुनर्वितरण माना पुनर्वितरण के बाद ए पर Q1 या Q1 डैश तथा B पर Q2 डैश आवेश हो जाता है, मान लीजिए। अब एक बात बताइए, Q1 डैश, तो पहले वाले की धारिता तो वही रहेगी, लेकिन विभव आपका B हो जाएगा, और दूसरे पर Q2 डैश बराबर धारिता C2 रहेगी और विभव इसका, क्योंकि जब जोड़ दिया गया, पुनर्वितरण हो गया, तो इनका विभव B भी हो जाएगा। अब यहाँ लिखें Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1B बटे C2B, या आप कह सकते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। ये आपको आ सकता है, कोई पूछ सकता है कि दो कोई चालक हैं जिनको किसी तार से जोड़ दिया जाए, तो दिखलाइए कि उन पर जो आवेशों का पुनः वितरण है उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए? क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि कोई चालक हैं जिन्हें किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो दिखलाइए कि उन पर आवेशों का पुनर्वितरण के बाद उन पर जो आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। और अगर, तो ये अधिकतर ये जो डेरिवेशन तो कम आएगा इस पर, इसका अगले जो पार्ट है वो डेरिवेशन के रूप में आ सकते हैं। ये आपका उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए, या फिर आवेशों के पुनर्वितरण के बाद उन पर आवेशों का अनुपात क्या होगा, इसके लिए व्यंजक भी हो सकता है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये उभयनिष्ठ विभव हो गया, ये आवेशों का पुनर्वितरण के बाद आ सकता है। अगर डेरिवेशन टाइप से बना तो ये कहेगा कि सिद्ध कीजिए उन पे आवेशों के पुनर्वितरण के बाद उन पर आवेशों का अनुपात जो है उनकी धारिता के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो यहाँ तक
नोट कर सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस डायग्राम को रहने दिया है कि इसमें एक वर्ड है स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश यानी इस पर से इस पर कितना आवेश गया। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कुछ इससे पहले वाले उसमें क्वेश्चन में कि इस पे आवेश Q1 है। अब मान लीजिए हो गया Q1 डैश, ठीक है। तो चालक ए पर आवेश Q1 से Q1 डैश रह जाता है मतलब कम होने के बाद। तो यहां लिखेंगे स्थानांतरित आवेश, कितना आवेश इस चालक से उस चालक पर गया। तो पहले तो क्या था Q1, अब रह गया Q1 डैश। Q बराबर क्या होता है CV, यानी C1 और B1। अब कितना है C1B, क्योंकि इसकी इस जाने के बाद धारता तो वही रहेगी, इस पर विभव B है और इस पर भी विभव B है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है। यहाँ C1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ रहेगा B1 माइनस B। और B1 की वैल्यू B1 तो B1 रहेगा, B की वैल्यू मैं बता चुका हूँ C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए इसमें आप चाहें तो एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, यह हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 B1 माइनस C1 B1 माइनस C2 B2। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां रह जाएगा C1 और इसमें से C2 कॉमन निकाल लें तो ये रह जाएगा B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपकी जो मात्रा आ गई स्थानांतरित आवेश की, तो वो कितना हो जाएगा, यानी Q1 माइनस Q1 डैश, ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और B1 माइनस B2। आपको आ सकता है स्थानांतरित आवेश के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, क्योंकि मैंने कहा ये अलग अलग टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक शायद आपके समझ में आ गया होगा कि स्थानांतरित आवेश C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आवेशों के पुनः वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास ये हा है, हा में रा ऐसे होता है ह्रास। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये टॉपिक अगर साथ नहीं आए और सेपरेट आ गए तो आप क्या करें। तो सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस विषय में थोड़ा और ध्यान देते हैं कि माना दो चालक ए और बी हैं। थोड़ा सा पीछे का फ्लैशबैक आपको करना पड़ेगा। माना कि कोई दो चालक ए और बी हैं जिन पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं और जिनकी धारता C1 C2 व V1 V2। जब इनको किसी चालक तार से जोड़, अलग अलग टॉपिक आए, तो जब इन्हें किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो इन पर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है। माना पहले पर आवेश जो है Q1 से Q1 डैश हो जाता है जोड़ने के बाद, या ए पर आवेश Q1 से Q1 डैश रह जाता है। ठीक है, तो आवेशों कुल उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश बटे कुल धारता, तो यानी कि Q1 प्लस Q2 अपान
C1 प्लस C2, या Q1 को आप ले सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये आपका ओवरनिस्ट विभव रहेगा। और इतना वैसे तो आपको लिखा ही गया एक ही में, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेपरेट आ रहा है तो इतना पुराना जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहले 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 चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C V1 स्क्वायर। दूसरे चालक होगा यहाँ, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ C2V2 स्क्वायर। कुल स्थिति ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें डियर स्टूडेंट, ये हो गई जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा। जोड़ने के बाद क्या होगी, लेकिन आवेशों को या चालकों को जोड़ने पर, चालकों को जोड़ने पर पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी हाफ C/B², क्योंकि अब तो जोड़ने के बाद इनका विभव जो है वो B हो गया है। दूसरे चालक की स्थिति ऊर्जा बराबर हाफ C2B²। ठीक है, हम लिखेंगे कुल स्थिति ऊर्जा बराबर हो जाएगा, यानी कि U डैश हाफ C/B² प्लस हाफ C2B², या हाफ C1 प्लस C2 और B² बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कुल ऊर्जा। अब लिखेंगे ऊर्जा में हानि या कमी। अब हानि कितनी है इस विषय बात कर लेते हैं। पहले U है, अब आपका U1 डैश है। ठीक है, तो पहले मान था इसका हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2B²। ठीक है, यहाँ पे ले आइए बराबर या U माइनस U डैश। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें हाफ कॉमन ले लें, C1V1 स्क्वायर C2B2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और B की वैल्यू थी C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का स्क्वायर। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे जब कर रहे हैं तो यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, C1 प्लस C2 ये रह जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो 1/2 कॉमन ले लें और यहाँ एलसीएम ले लें C1 C2, यहाँ 1/2 करके, तो यहाँ ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2
B2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 B1 प्लस C2 B2 का स्क्वायर। इसको ये भी आप कर सकते हैं 1/2, यहाँ ले आए C1 प्लस C2 और यहाँ पर इसको जरा मल्टीप्लाई करा दें, इसमें होगी तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और ये हो जाएगा, इसमें करिए C1 C2 B2 स्क्वायर, इसमें कराइए C1 C2 B1 स्क्वायर और इसमें कराइए C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर। इसके बाद माइनस, इसको खोलेंगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर C1 B1 स्क्वायर और प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, ये अंदर जाएगा माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2। ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अंदर से C1 C2 कॉमन, यहाँ रह जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2। इसको आप चाहें ये भी लिख सकते हैं C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा B1 माइनस B2 का स्क्वायर। ये नीचे वाला शो हो रहा है, ये बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। देखो ये दिया है u माइनस u डैश बराबर, यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 अपान 2C1 प्लस C2 और ये वाली बात हो जाएगी B1 माइनस B2 का स्क्वायर। देखें डियर स्टूडेंट, C1 कुछ होगी C2 कुछ होगी, ये तो सब प्लस का दिख रहा है, B1 माइनस B2 है। अरे B1 ज़्यादा हो या B2 ज़्यादा हो, जब स्क्वायर में आता है तो प्लस या माइनस हो, उसका फिलहाल क्या हो जाएगा, प्लस का रहेगा। यानी ये मामला कैसा आ रहा है, धनात्मक। ये यहाँ तक तो आपका फार्मूला हो गया। अब कोई पूछता है थोड़ा आगे बढ़ाए, यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव या धनात्मक आप लेते। तो जब ये धनात्मक है, मान लीजिए किसी में से कोई चीज घटी और धन की बची प्लस की, इसका मतलब पहले वाला ज्यादा था बाद वाला कम। इसका मतलब है u ज्यादा है और u डैश कम है, ये तो मतलब हुआ इसका। अरे मान लीजिए पहले कोई चीज u थी, अब कितनी u डैश, इसमें तो घट रही प्लस की बच रही है, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज जैसे मतलब 20 थे, अब रह गए मान लीजिए कुछ घटे, अब बचे 5, तो इसका मतलब घटने वाली चीज कितनी, 15 थी, तो पहले ज़्यादा थी अब कम थी, तभी तो प्लस का बचा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आवेशों के आवेशों के आवेशों के वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सादा आ सकता है कि ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, और आपको ये क्वेश्चन और चेंज हो सकता है। वो क्वेश्चन ये भी कह सकता है दिखलाइए कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ इतना लिखे आप आगे बढ़ा देंगे, धनात्मक है अर्थात u का मान u डैश से ज्यादा है, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है।
यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अगला हेडिंग है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, इस विषय पे अपन चर्चा करें। चाहे तो उसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका बिना आकार बदले इस पे अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, इसे हम संधारित्र कहते हैं। ऐसा होता क्यों, सवाल ये उठता है। जिसे हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। जब कोई ये प्लेट है, यहां पर मान लीजिए इसको मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश दिया। क्या आवेश दिया? प्लस। जब इसे प्लस आवेश देते हैं तो इसके अंदर वाली सतह पर ये पूरी प्लेट पे आ जाएगा, या आप कह सकते हैं ये आवेश इसकी अंदर वाली सतह पर आ जाता है। इसके सामने एक अन्य प्लेट लाते हैं, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब यह माइनस होता है तो बाहर की ओर प्लस आवेश होने लगता है। ठीक है, तो पहले संधारित्र की बात करते हैं। पहले इसके प्रिंसिपल को समझाते हैं, यानी सिद्धांत क्या है। तो जब एक प्लेट होती है, जब उसे कोई प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ने लगता है। एक सीमा के बाद जब विभव बढ़ जाता है और विभव नहीं बढ़ सकता है, यानी उसको और अधिक आवेश नहीं दे सकते, तभी इसमें एक प्लेट, दूसरी प्लेट लाई जाती है। जब दूसरी प्लेट इसके सामने रखते हैं तो प्रेरण के कारण इस अंदर वाली प्लेट पर ऋण आवेश और इसकी बाहर वाली प्लेट पर धन आवेश आ जाता है। जैसे इसके अंदर दूसरी प्लेट, मान लीजिए प्लेट ए है ये और ये प्लेट बी है, तो दोनों बातें हो जाएंगी। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र के कार्य, मतलब संधारित्र कैसे कार्य करता है। तो देखिए, यह संधारित्र का सिद्धांत। तो जब एक प्लेट, माना एक प्लेट ए है, उस पर वो प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है, और एक मात्रा यानी विभव की एक मात्रा के बाद इस पर विभव का मान और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, अर्थात उसे और अधिक आवेशित नहीं कर सकते। जब एक प्लेट को इसके पास दूसरी प्लेट को लाते हैं तो प्रेरण के कारण इसके अंदर वाली प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही इसके अंदर वाली प्लेट पे माइनस आवेश हो जाता है तो दूसरी तरफ इस पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब इसके अंदर वाली प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्लेट जो ए होती है, इस पर इसका विभव घट जाता है। अब जब ये विभव घट रहा है, एक प्लेट का निश्चित है कि विभव यहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। जब विभव इसका घट जाएगा, आवेश तो इस पे वही है, विभव घट गया तो इसको उतने ही विभव तक, यानी और उसे अधिक आवेश दिया जा सकता है, तो इसे और अधिक आवेश दे देते हैं, यानी इस पे और अधिक आवेश आ जाता है। आपको मैंने पहले बताया था, आवेश किसी को इस बात में निर्भर करता है उसका विभव कितना बढ़ाया जा सकता है। तो जब ये एक प्लेट ए है और उस पर जब कोई प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसकी बाहरी वाली सतह पर प्लस आवेश आ जाता है, और फिर तभी इसमें एक दूसरी प्लेट लाई जाती है। प्लेट लाने के कारण इसके अंदर वाली सतह पर इस प्लेट पर प्लस आवेश है, इसके प्रेरण के कारण इस अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसकी बाहर वाली सतह पर प्लस आवेश आ जाता है। इसके अंदर वाली सतह पर प्लस आवेश आने के कारण जो प्लेट बी है, उसके अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश आने के कारण प्लेट ए का विभव के मान में कमी हो जाती है। जब इस विभव के मान में कमी हो जाएगी, तो जब विभव घट जाएगा तो फिर उसको विभव और बढ़ाए, और विभव बढ़ाने के लिए हमें आवेश देना पड़ता है, तो इसे और अधिक आवेश दे सकते हैं। यानी जितना विभव पहले था उतना ही उसे विभव किया जा सकता है, और उस विभव को बढ़ाने के लिए उसे और आवेश दे सकते हैं। यानी इस पे पहले जो आवेश आया उससे और अधिक आवेश आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम पृथ्वी से अटैच कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं इसको। जब इसको भूसंपर्कित कर दिया, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया गया, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसी जो प्लेट होती है अंदर वाली, जो बाहर वाली जो प्लस है, वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहरी वाले जो प्लस आवेश है उसको ये नष्ट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि इस एक प्लेट ए है, इस प्लेट पर ये बाहर, लेकिन ये जो अंदर वाला माइनस आवेश ये खत्म नहीं होता, क्योंकि ये प्रेरण के कारण इसके अंदर वाला आवेश रह जाता है, ये बाहर वाला आवेश
इसका खत्म हो जाता है कि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको निरावेशित कर देते हैं। अब क्योंकि प्रेरण के कारण इस पे माइनस आवेश है, तो ये बाहर वाला प्लस खत्म हो गया, तो प्लेट ए पर ए के विभव के मान में और कमी हो जाती है। अब इसमें कमी हो जाती है तो इसका विभव फिर उतना ही बढ़ाया जा सकता है, तो उस विभव को बढ़ाने के लिए हमें और आवेश दे सकते हैं। यानी इसका आकार नहीं बदला, प्लेट का आवेश और दे दिया, फिर और आवेश दे दिया, तो इसी को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, चाहे तो रेफरेंस लिख सकते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका बिना आकार बदले उस पर अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र की परिभाषा आप चाहे नोट कर लें, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका बिना आकार बदले उस पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। दूसरा है, इसके सिद्धांत को समझाइए। तो आप कह सकते हैं कोई एक प्लेट लेते हैं, उसमें हम आवेश देते हैं, तो इसके अंदर वाली सतह पर प्लस आवेश आ जाता है। जब इसके सामने किसी दूसरी प्लेट को रखा जाता है तो प्रेरण के कारण इसके अंदर वाली सतह पर, दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश, प्रेरण का उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उस बाहर वाली सतह पर उसके प्लस आवेश, उतना ही प्लस आवेश आ जाता है, जिसके कारण प्लेट ए के विभव के मान में कमी हो जाती है, और जो विभव का मान उतना ही बढ़ाने के लिए उसे और अधिक आवेश दिया जा सकता है, यानी दिया जा सकता है। जब दूसरी वाली प्लेट को हम जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्लेट बी की जो बाहरी वाली सतह है, उसके जो धनावेश होता है उसको निरावेशित कर देते हैं, और प्लेट बी के अंदर वाली सतह पर इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश बना रहता है, क्योंकि पहली वाली प्रेरण के कारण, पहली प्लेट पर धनावेश के कारण दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पर ऋणावेश की मात्रा बनी रहती है, क्योंकि प्रेरण के कारण। आप लिखेंगे इस प्रकार से प्लेट बी के कारण इस प्लेट ए का विभव और घट जाता है, और इसका विभव घट जाने को उतना ही विभव बढ़ाने के लिए इसको और अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका बिना आकार बदले इस पर अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं। ये आपका रहा धारिता की संधारित्र की परिभाषा, और संधारित्र कैसे कार्य करता है, ये दोनों बातें शायद मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए, अगला टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, चलिए देखिए, मैं आपको फिर समझाना पसंद करूंगा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, और उम्मीद है समझ में आएगा बढ़िया करके, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इस विषय पर हम चर्चा कर लेते। एक प्लेट है, अभी मैंने आपको बताया था, इस प्लेट को किसी तार के द्वारा प्लस आवेश दिया जाता है इस प्रकार से, और फिर इसके बाद एक प्लेट ए है, मान लीजिए ये प्लेट बी है, या इस प्रकार से वैद्युत आवेश शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। माना इस प्लेट के बीच की दूरी डी है, और इसके बीच विभव बी है, विभव आप बी ले सकते हैं, इन प्लेटों के बीच विभव बी है। प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जब इसको पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया जाएगा, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा, तो इसके बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन, बाहरी धनावेश है वो खत्म हो जाएगा। तो आप सीधा साधा साधा इतना दे सकते हैं। चलिए, इस विषय में थोड़ा हिंदी भी आप लिख सकते हैं। माना समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। माना दो प्लेटें ए और बी हैं। जब पहली वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है, और एक मात्रा के बाद विभव का बढ़ना बंद हो जाता है, और इसके विभव को और बढ़ाने के लिए इसके समीप दूसरी प्लेट बी लगाते हैं। जब इस पे दूसरी प्लेट बी लगाते हैं, तो प्रेरण के कारण इसकी अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश और बाहरी वाली सतह पर प्लस आवेश आ जाता है, जिसके कारण प्लेट ए का विभव घट जाता है, और विभव उतना ही विभव बढ़ाने के लिए इस पर और अधिक आवेश दिया जा सकता है। जब इसकी बाहरी वाली सतह बी प्लेट की बाहरी वाली सतह पर धनावेश होता है, जब उसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा
वो धन आवेश निरावेशित हो जाता है, जिसके कारण प्लेट ए का विभव और घट जाता है और उसके विभव को बढ़ाने के लिए उसे और अधिक आवेश दिया जा सकता है। ठीक है, अब लिखेंगे माना कि पहली वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ये आप इसमें लिख लेंगे। और फिर लिखेंगे माना अच्छा, इसे एक्स वाई नाम दे दें, ज़्यादा बढ़िया रहेंगे क्योंकि क्षेत्रफल भी लेना है हमको ना। ये माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है, क्या मान ली डी, तथा विभांतर आप मान सकते हैं बी। ठीक है, और प्लेटों के बीच विभांतर आप बी ले सकते हैं। अब देखें, इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का विभांतर बी है। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई हो तो ई बराबर होता है सिग्मा अपान, आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि एक प्लेट है, उस प्लेट से कुछ दूरी पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालें, उसकी दिशा इधर होगी, और इस प्लेट के कारण निकालें तो उसकी दिशा इधर होगी। तो दो प्लेटों के बीच अगर आवेश निकालना, वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सिग्मा अपान होता है एप्सिलॉन नॉट। चलिए, यहाँ तक शायद समझ में आ गया हो। अच्छा, आप एक बात जानते हैं, परंतु क्या मालूम है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे। सिग्मा क्या आवेश घनत्व है, प्लेटों का आवेश घनत्व। तो सिग्मा की जगह आप सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा बराबर, यहाँ सिग्मा की वैल्यू लगाएं, अतः ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब प्लेटों की बीच की दूरी आपको मालूम डी है, ई बराबर होता है बी बटे डी। परंतु बी बराबर होता है ई बटे डी। अब जरा ई बटे डी निकालें तो ये बी बराबर हो जाएगा ई अपॉन ना, ई की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट ए और डी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। बी बराबर हो जाएगा क्यू डी ऊपर आएगा क्या, बी बराबर होता है, एक मिनट, बी नहीं ई बराबर होता है बी बटे डी। सॉरी, ये मिस्टेक हमने कर दी यहाँ पर। कैसे, ई बराबर होता है बी बटे डी, परंतु ई बराबर होता है बी बटे डी। उल्टा लिख गए हम लोग, या बी बराबर आप कर सकते हैं ई डी। क्या है, ई डी। और यहाँ बी बराबर हो जाएगा, ई की वैल्यू है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए और डी हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपका क्या आ गया, बी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो आप यदि धारिता सी हो तो सी बराबर होता है क्यू बटे बी। अब क्यू का मान है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
नहीं, क्यू अपॉन करिए भाई, क्या लिख रहे हैं बार बार, हम लोग गलत कर देते हैं। क्यू तो क्यू रहेगा और बी की वैल्यू हो जाएगी क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, डी रह जाएगा, सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। या सी नॉट कर सकते हैं, क्यों वायु या फिर माध्यम यहाँ वायु या निर्वात है। यदि हम चाहें तो यह माध्यम, यदि हम फेरेट दिखा सकते हैं, फेरेट यदि माध्यम यदि माध्यम के परावैद्युतांक हो, परावैद्युतांक हो तो सी के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी। इसको आप ये भी कर सकते हैं सी के बराबर, या इसकी जगह आप सी नॉट लिख सकते हैं, तो के यहाँ आ जाएगा यहाँ सी नॉट इंटू के। यानी किसी संधारित्र की धारिता निकालनी हो, जब कोई परावैद्युत रखा हो तो सी के बराबर, जब वायु रखा हो तो सी नॉट बराबर हो जाएगा आपका के इंटू सी नॉट। इस पर आपको फार्मूले आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए अगला टॉपिक है अपना। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हर बात आपको समझ में आना चाहिए। आपको आ सकता है परावैद्युत के कार्य, या संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, ये भी आ सकता है। और ये चीज चल, या परावैद्युत का ध्रुवण भी आ सकता है। तो हम बात करेंगे संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, यानी कि परावैद्युत का कार्य क्या है। देखिए, जब कोई संधारित्र है, माना इस प्लेट P है, इस प्लेट P ये माना प्लेट है, और जब इसके बीच ये प्लेट आपकी माइनस 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 है, इस प्रकार की प्लेट है। जब कोई संधारित्र इसमें रखा जाएगा, जब कोई संधारित्र इसमें रखते हैं, मान लीजिए एक संधारित्र इसमें इस प्रकार से रख दिया, यहाँ इस प्रकार से, तो ये प्लेट P है, तो संधारित्र का जो अणु होगा उस पर माइनस हो, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, ये माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार की सिचुएशन तैयार हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए क्या हुआ इसमें, आप थोड़ी थ्योरी लिख सकते हैं कि जब किसी संधारित्र के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो उसके प्रत्येक अणु में एक ध्रुवण जैसा कार्य होने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक अणु में इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर घूमता है, जबकि प्रोटॉन उसके नाभिक में रहता है। जब इस प्लेट पे, पहली प्लेट पे धनावेश होता है, तो जो अणु है, जो परावैद्युत अणु हैं, उन पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाता है और धनात्मक दूसरी तरफ हो जाता है। इसी प्रकार जो सारे परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक साइड में हो जाता है और प्रोटॉन दूसरी साइड में हो जाता है। ठीक है। अब इसमें जो संधारित्र है उसकी जो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कोई तीव्रता E है, लेकिन जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो उस परावैद्युत के कारण एक विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देखो ये प्लस से माइनस की ओर है और ये प्लस से माइनस की ओर इधर आएगा। तो आप लिखेंगे, जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र में कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो रखने के कारण उस परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं उन पर एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आवेश हो जाता है। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव करता है। लेकिन परावैद्युत पदार्थ के रखने पर पहली प्लेट पर धनावेश होने के कारण उन अणुओं में एक प्रकार का आकर्षण होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ और धनात्मक एक तरफ हो जाता है। इस क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण।
यदि प्लेट के बीच कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उस माना इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई है। जब इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो इसके कारण एक इसकी विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा इस पहले संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी और इसके कारण इसके अंदर जो उपस्थित वैद्युत क्षेत्र है उसमें कमी आ जाएगी। जब वैद्युत क्षेत्र इसका घट जाएगा तो इस पर जब किसी का संधारित्र का वैद्युत क्षेत्र घटेगा अर्थात उसके बी का मान भी घट जाएगा। जब विभव घट जाएगा तो उस पर और अधिक आवेश उस पर दिया जा सकता है। तो संधारित्र रखने से क्या होता है कि उन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, जिसके कारण उन प्लेटों के बीच विभव का मान घट जाता है। ये है प्लेटों के बीच संधारित्र रखने के कारण। अगर ध्रुवण की बात करें तो मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ का जो अणु होता है उसका नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन उसकी चारों दिशाओं में उसकी बाहरी कक्षाओं में मूव करता है। जब किसी उसे संधारित्र के मध्य रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ और प्रोटॉन दूसरी तरफ हो जाते हैं, ठीक है, अर्थात उसमें एक प्रकार से ध्रुवण की स्थिति हो जाती है, जिसे हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। तो यहाँ तक आप चाहे नोट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपको ये अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करना जब उन प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अब देखिए, माना टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रखी जाती हो तो इनके बीच एक पट्टी हमने रखी है, जो परावैद्युत पट्टी है उसे हम जब रखते हैं। अच्छा, प्रत्येक प्लेट का यहाँ थोड़ा और यहाँ लिख सकते हैं कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो यहाँ लिखेंगे वायु के कारण वैद्युत क्षेत्र ई बराबर, ये ई नॉट ले लें। जो वायु है प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो वायु यानी यहाँ और यहाँ है। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई बराबर फार्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर, ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। देखें डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप हिंदी यहाँ लिख सकते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो पहली प्लेट इसे नाम दे लें एक्स दे लें, इसको वाई, और इनको दूसरी वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ने पर इसके बीच एक टी मोटी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाती है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो वायु के कारण यानी वायु वाले स्थान में वायु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी और पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ लिखें कुल विभवांतर या प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, यहाँ फार्मूला देखें, बी बराबर होता है ई डी। तो यहाँ एक तो वायु के कारण है और एक काय के कारण है, परावैद्युत पट्टी के कारण, तो ये हो जाएगा ई नॉट। और उस समय जो डी है तो ये आप टी घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी,
और यहाँ पे हो जाएगा ई के और टी। यहाँ बेटा b बराबर आप कर सकते हैं, ई की वैल्यू है q अपान एप्सिलॉन नॉट a, और यहाँ हो जाएगा d माइनस टी प्लस, और यहाँ पर है q बटे एप्सिलॉन नॉट a और यहाँ t। तो मैं समझता हूँ q बटे एप्सिलॉन नॉट a कॉमन है, और यहाँ रह जाएगा d माइनस, यहाँ रहेगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये भी हो गया। धारिता C बराबर होता है Q बटे B। तो C बराबर Q का मान तो Q रहने दें, और B की जो है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये वाली बात मैं समझता हूँ। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। C बराबर Q बटे B है, Q है, यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ सी के भी कर सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा जब इनके बीच कोई पट्टी रखी हो। एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की घनता जब उन प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ रखा हो, माना प्रत्येक प्लेट की का क्षेत्रफल A है जबकि प्लेटों के बीच की दूरी D है। जब पहली प्लेट को Q आवेश दिया जाता है तो उसके अंदर वाली सतह प्लस आवेश आ जाता है, और दूसरी प्लेट Y है उसके अंदर वाली सतह पे माइनस Q आवेश आ जाता है। दूसरी प्लेट को प्रवृत्ति से जोड़ दिया जाता है। माना T मोटाई की परावर्तित पट्टी रखी जाती है तो वायु वाले स्थान में या वायु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट बराबर हो जाए Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, और पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आप ले सकते हैं परावर्तित पट्टी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। कुल विभवांतर आपका हो जाएगा B बराबर होता है ई डी, लेकिन कुल विभवांतर क्या हो जाएगा E, और जो वायु के कारण है D माइनस टी मोटाई, और ये है E के कारण E के और T, ये यहाँ सफिक्स में है। तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ धारता निकल आई जब कोई इसके बीच पट्टी रखी हो। यदि यहाँ पे और लिख लें, यदि संपूर्ण क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी सब में इस पट्टी की जगह पूरी में परावैद्युत पदार्थ भर दे फुल, तो T बराबर मोटाई कितनी हो जाएगी D के, और यहाँ C के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, यह है D माइनस डी प्लस डी बटे के। ये D से D कैंसिल हो जाएगी, C के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन के, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट के A ओवर D। ठीक है, यदि संपूर्ण क्षेत्र में वायु हो, संपूर्ण क्षेत्र में वायु हो तो अगर पूरे क्षेत्र में वायु भर जाएगी तो T बराबर 0 हो जाएगा, और इस हालात में C बराबर या C नॉट बराबर यहाँ कह सकते हैं आप, इसमें लगाइए एप्सिलॉन नॉट A, और T 0 हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा D माइनस 0 प्लस 0 अपान के, इट मीन C नॉट बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो देखिए, अगर आपको यहाँ तक पूछता है व्यंजक ज्ञात कीजिए तो ये ठीक है, फिर ये कह दे कि यदि इसमें केवल पूरे प्लेटों के बीच वैद्युत पदार्थ ही भर दिया जाए तो क्या होगा, और वायु कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब है समांतर संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। हमने दोनों डायग्राम बना रखे हैं, अधिकतर ये आ जाए तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं।
समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन ये है और समांतर क्रम संयोजन ये है। पहले इस विषय में बात करते हैं। जब संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाए, थोड़ी यहाँ हिंदी लिखेंगे, आप लोग नोट कर लें। जब संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी हो। जब संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट यानी ये अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जब इस बिंदु ए पर कोई प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो सभी संधारित्रों में समान आवेश बहने लगता है। इसकी प्रत्येक पहली प्लेट पे प्लस आवेश हो जाता है, प्लस क्यू आवेश, और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आवेश हो जाता है। ठीक है। माना इन सभी इनकी धारताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है और इनके सिरों पर या इनके बीच विभवांतर V1 V2 व V3 है। तो इतनी बात आप हिंदी में समझ में आ गया कि संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जब इसमें किसी बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक प्लेट पर पहली प्लेट पर प्लस और दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश आ जाता है। अब माना इन संधारित्रों की धारता C1 C2 व C3 है तथा इनके बीच इन प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 व V3 हैं। तो अब देखिए B बराबर क्या होता है। B बराबर होता है आपका Q बटे, यहाँ लिख लें B1 बराबर Q बटे C1 और B2 बराबर हो जाएगा Q बटे C2 और B3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। माना AB के बीच कुल विभव या कुल विभवांतर B है, तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 या Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। यहाँ बेटा Q कॉमन है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से थोड़ा सा और लिखना पसंद करेंगे हम। आपको समझ में आ गया संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो आप इसे फिर से एक बार दोबारा अपना चेक कर सकते हैं कि जब संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगर अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जब इसमें बिंदु ए से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। माना इन सभी संधारित्रों की धारता C1 C2 व C3 है तथा इनके बीच विभवांतर V1 V2 व V3 है। तो V1 बराबर Q बटे C1, V2 बराबर Q बटे C2, V3 बराबर Q बटे, ये हिंदी आप मैंने थोड़ा लिखी नहीं है, वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। माना AB के बीच कुल विभवांतर, माना यहाँ AB के बीच कुल विभवांतर B है तो B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 के मान लगा दी, Q कॉमन, ये वाली बात। अब यहाँ लिख सकते हैं AB के बीच एक ऐसा संधारित्र रखते हैं, AB के बीच एक ऐसा संधारित्र रखते हैं जिससे Q आवेश देने पर उसके सिरों पर विभव B हो जाता है और A इसकी धारता C हो। यदि AB के बीच एक ऐसा संधारित्र हो जिसे Q आवेश देने पर उसके बीच विभवांतर B हो तथा धारता C हो, तो एक ऐसा संधारित्र आपने ले लिया। माना इन तीनों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र यहाँ लिख दें, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र ले लिया जाए जिसे Q आवेश देने पर उस संधारित्र के सिरों के बीच या उस संधारित्र के बीच
प्लेटों के बीच विभवांतर बी हो तथा उच्च संधारित्र की धारता सी हो, तो बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से बी बराबर क्यू बटे सी। ये वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं, क्यू बटे सी बराबर क्यू बटे 1/C1 1/C2 1/C3। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। ये आपका सवाल के लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर रिपीट कर सकते हैं। मैंने कुछ थ्योरी को थोड़ा चुरा लिया, थ्योरी मैंने थोड़ी कम लिखी है। आप लिख सकते हैं, जब संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। माना कि यहाँ 3 संधारित्र C1 C2 C3 हैं, जिन्हें बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश देने पर प्रत्येक प्लेट पर पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है या आ जाता है। ठीक है, और इनके स्वरूप पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 है। इतनी बात हिंदी लिखेंगे तो फिर ये वाली बात लिखें, तो ये फिर माना ए बी के बीच कुल विभवांतर भी है, तो ये वाली बात यहाँ तक आ गई। फिर ये वाली बात लगी, यदि ए बी के बीच एक ऐसा, इन तीनों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र रख दें, ऐसा संधारित्र रख दिया जाए जिसको क्यू आवेश देने पर उनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी और धारता सी हो, तो बी बराबर क्यू बटे सी। ये वाली बात यहाँ लगाई, क्यू से क्यू कैंसिल, ये वाला फार्मूला आपका आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको डायग्राम पहले इसलिए बना रखे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ माना आपने प्लस क्यू आवेश दिया, आवेश कुछ इधर चला गया कुछ इधर, कुछ तो 3 जगह बढ़ गए Q1 Q2, क्योंकि सिरे 2 हैं तो इनके प्लेटों के बीच विभवांतर बी रहेगा। तो इसमें थोड़ी हिंदी बनाएंगे। जब संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि संधारित्र की सभी पहली प्लेटें एक बिंदु से जुड़े हों और सभी दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी हों, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी पहली प्लेटें एक सिरे पर जुड़ी हों और सभी दूसरी प्लेटें दूसरे सिरे पर जुड़ी हों, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जब बिंदु पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये आवेश 3 जगह बढ़ जाता है, Q1 Q2 व Q3, और प्रत्येक संधारित्र की पर क्रमशः Q1 Q2 पहली प्लेट पर Q1 दूसरी प्लेट पर Q2 आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी प्लेट पर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q2 दूसरी प्लेट पर माइनस Q2, इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र पर Q3 और माइनस Q3 आवेश होगा। माना ए बी के बीच विभवांतर बी है, माना ए बी के बीच विभवांतर बी है, तो इतनी हिंदी लिखेंगे, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1B, Q2 बराबर C2B और Q3 बराबर हो जाएगा C3B। Q बराबर कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ इसकी वैल्यू लगाएं, C1B प्लस C2B प्लस C3B। यहाँ आप चाहें तो B कॉमन ले लें, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या करते हैं, इन तीनों संधारित्रों को हटा दें। इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र ले लें जिसकी धारता C हो और उसके सिरों का विभवांतर B हो, और उसे Q आवेश देने पर उसके सिरों पर विभवांतर B है। ये लिखेंगे, AB के बीच एक संधारित्र ऐसा है कि जिसे Q आवेश देने पर विभव B बा धारता C हो, तो ऐसा होगा तो Q बराबर हो जाएगा आपका CV। इसको उठा के यहाँ लगा दें, यहाँ Q की जगह हो जाएगा CV और B तो यहाँ चल ही रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3। B कैंसिल हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार चाहे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ।
जब संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहली प्लेट एक बिंदु दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो तो इस प्रकार के संयोजन को या संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। माना बिंदु पर प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश 3 जगह बढ़ जाता है, Q1 Q2 व Q3। पहली प्लेट पर प्लस Q1 दूसरी प्लेट पर माइनस Q1। इसी प्रकार दूसरी प्लेट पर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q2 और दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 और तथा इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर पहली प्लेट पर Q3 प्लस Q3 और दूसरी प्लेट पर माइनस Q3 आवेश आ जाता है। माना इस संधारित्रों की धारता क्रम C1 C2 है, C1 C2 व C3 है तथा AB के बीच विभवांतर भी है। तो अब तो लिखे फिर यहां से लिखेंगे। अब क्योंकि क्यू आवेश 3 जगह बटा तो ये वाली बात आपने लिख दी। फिर इसका मान यहाँ 3 जगह लगा दिया, बी कॉमन ले लिया, यहाँ इसको छोड़ दिया। फिर यहाँ लिखे माना AB के बीच, तीनों हटा के आपने एक संधारित्र रख दिया। मैंने AB के बीच एक ऐसा संधारित्र रखा जाता है जिसको क्यू आवेश देने पर उस पर विभवांतर बी हो जाता है, तो धारता उसकी सी है, तो क्यू बराबर सी भी हो गया। इस क्यू को उठा के यहाँ रख दें तो सी भी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको अधिकतर न्यूमेरिकल के लिए आता है, डेरिवेशन भी आ सकता है। मैंने आपको जो इसमें यूज थ्योरी होती है उसके लिए मैंने आपको बोल के समझा दिया है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आगे होगी या है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।